अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको मैं बैलेंस्ड फंड्स के बारे में बताऊंगा। बैलेंस्ड फंड जो कि एक म्यूचुअल फंड की टाइप है, लेकिन आप इसके कंसेप्ट को एक अच्छी तरह से अगर समझ लें तो आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जितना आप नॉर्मली बैंक अकाउंट में रख के पैसे उस पर प्रॉफिट लेते हैं, उससे काफ़ी बेहतर प्रॉफिट इससे आ सकता है, क्योंकि इसमें आपके पैसे ना सिर्फ इस तरह की चीज़ों यानी कि डेब्ट वगैरह में जाते हैं, बल्कि दूसरी तरफ भी जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। लेकिन अगर आप प्योरली स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें अगर, तो वो थोड़ा सा रिस्की है। उसमें नया बंदा तो काफ़ी नुकसान उठा सकता है। अगर कोई नया बंदा स्टॉक एक्सचेंज की लिक्विडिटी से भी फ़ायदा उठाना चाहता है और फिर वो अगर प्रॉफिट भी चाहता है, तो वो इसमें अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकता है। बैलेंस फंड्स की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता चलूँ, उन लोगों के लिए जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो किसी भी मुल्क के बैंक्स जो हैं वो, या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑफ़र करती हैं। पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स जो हैं, जितने भी बड़े बैंक, अलमीज़ान, यूनाइटेड बैंक, एचबीएल, एमसीबी और बाकी सारे जितने भी हैं तकरीबन, अब तो सब ने ऑफ़र करने शुरू कर दिए हैं। ये क्या करते हैं, एक फ़ंड सबके लिए ओपन कर देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंड होते हैं, उसमें मैं आता हूँ। तो उसमें मसलन मैंने इन्वेस्ट करनी है, तो मैं किसी एक बैलेंस्ड फ़ंड में मसलन इन्वेस्ट कर दिया मैंने। तो वो मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज में डाल देंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट जो लोगों को उन्होंने देने होते हैं डेब्ट वगैरह, उसमें डाल देंगे। इसी तरह कुछ इन्वेस्टमेंट जो मनी मार्केट, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में पैसों के वो डेब्ट वगैरह देती हैं और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, उस चीज़ में डाल देंगे। तो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स से आपके पैसे वापस जो है एज अ प्रॉफिट उस फंड में आ रहे होते हैं। और उस फंड में फिर जितने लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट की रेशो के मुताबिक सबको फ़ायदा हो रहा होता है। तो कुछ फंड्स इस तरह के होते हैं जो जो बिल्कुल ही सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ फंड्स इस तरह के होते हैं जो कि सिर्फ ये डेब्ट मार्केट में या एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सोना हो गया या प्रॉपर्टी होगी, इसमें हो गया करते हैं। अब अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में फ़ंड इन्वेस्ट कर रहा है सारा कुछ, और फिर मैं उस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ये फ़ायदा है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं पता कि स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह ट्रेड किया जाता है, या मैं अगर नया बंदा हूँ, फिर मैं अगर खुद इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो जो फंड में जितने पैसे आए आए होते हैं ना, उधर बैंकर्स बैठे होते हैं बड़े बड़े, वो फिर आगे उसको सही वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उससे जो भी प्रॉफिट आता है वो वापस फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जाता है। तो इस लिहाज से जो ये म्यूचुअल फंड्स है, बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब आ जाते हैं बैलेंस्ड फंड की तरफ। बैलेंस्ड फंड इसी तरह म्यूचुअल फंड का एक टाइप है, और इस टाइप में ये होता है कि जो आपके पैसे होते हैं वो बैंक किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करता। वो मसलन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता सिर्फ, या फिर सिर्फ डेब्ट मार्केट में, या सिर्फ एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करता। वो बैलेंस फंड के मुख्तलिफ बैंक्स की मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस होती है, वो तो डिटेल जब हम आगे जाएंगे तो वो देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है और वो किस तरह आपकी मनी को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो करते इस तरह के कुछ अमाउंट वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ अमाउंट ये डेब्ट मार्केट, ये जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो वो आगे लोगों को डेब्ट दे के ही पैसे बनाते हैं ना उससे, तो वो वापस आ रहे होते हैं, कुछ उसमें कर देते हैं। अब इसमें अगर डायरेक्टली आप सेविंग अकाउंट में रखें तो वो जो इंटरेस्ट रेट होता है ना गवर्नमेंट का सेट किया हुआ, वो बहुत कम होता है। तो उसका आपको फिर ये है कि सिर्फ इन्फ्लेशन के लिए कवर आप करते रहेंगे, आपके पैसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। और अगर सिर्फ आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ख़तरा बहुत होता है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप इस तरह के फंड में रखते हैं तो वो जब डाइवर्सिफाई कर देते हैं ना आपकी इन्वेस्टमेंट को, कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट वो जो है स्टॉक एक्सचेंज में ले गए, और कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी उन्होंने मनी मार्केट और डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर दी, और कुछ इवन एसेट्स में भी कर दी जैसे प्रॉपर्टी या गोल्ड वगैरह में। और फिर जब हर तरफ से आ रहा होता है तो फिर एक स्टॉक एक्सचेंज इकॉनमी एकदम से नीचे चले जाए या स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली जाए, तो उसका आपकी उस पर प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है उस पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। हाँ बिल्कुल, गिर गई है किसी साल बिल्कुल ही, बहुत ही, जैसे कोरोना में बहुत नीचे चली गई थी, तो वक्ती तौर पे उसकी वैल्यू बहुत नीचे चली गई थी आपके जो फंड की थी। लेकिन उस वक्त अगर किसी ने पैसे नहीं निकलवाए
तो फिर वो वापस रिकवर कर जाती है। और इसमें मैं आपको आगे जाके इस तरह के फंड्स बताऊंगा जिसमें मसलन किसी ने अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया ना 1 साल तो फिर 5 साल बाद उसके 6 लाख बने हुए थे। वो एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं आगे जाके जब आपको ऑप्शन सारे शो कर रहा हूँगा। तो ये होते हैं बैलेंस्ड फंड्स। आए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे ये देख लेते हैं कि कौन कौन से बैलेंस्ड फंड के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो मैंने इक्विटी फंड्स के बारे में बनानी है। वो भी इसी तरह एक टाइप ही है म्यूचुअल फंड्स की, लेकिन उसमें मैं आपको सारे उसके ऑप्शंस वगैरह बताऊंगा कौन कौन से अवेलेबल है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट कर लें ताकि आप वो वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आए जाके चल के देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, ये बैलेंस्ड फंड्स में जो सबसे पहले ये ऑप्शन है वो हमारे पास अलमीज़ान की है। मीज़ान बैंक की एक सब इन्वेस्टमेंट फर्म है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए सारे फंड्स में जो हैं वो हाईलाइट करके रख ली हैं, तो ये अब आप देखते हैं। इनका जो बैलेंस्ड फ़ंड है उसको कहते हैं मीज़ान बैलेंस्ड फ़ंड। और इन्होंने सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात ये है इनकी, इन्होंने डिटेल दी होती है, उसकी डेफिनेशन दी होती है कि बैलेंस फंड है क्या। तो द मिडल पाथ बाय कंबाइनिंग बोथ ग्रोथ एंड इनकम। तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इनकम दोनों चीज़ों को टारगेट करता है। वो किस तरह से, एक तो ये इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो भी इनके पास मनी जमा होती है, और फिर उसमें से कुछ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। इक्विटीज़ जो हैं ये स्टॉक्स वगैरह होते हैं जो कि हाईली वॉलेटाइल होते हैं, रिस्की होते हैं, उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो उसमें फ़ायदे का भी चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसको बैलेंस करने के लिए जो दूसरा डेब्ट मार्केट है, यानी कि आपके पैसे जो लोग डेब्ट वगैरह लेते हैं और उस पर फिर प्रॉफिट होता है, उस साइड पे भी जाते हैं। तो वो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। इसका मसला ये होता है कि इसमें प्रॉफिट कम होता है, और इसका मसला ये होता है इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन जब दोनों को इकट्ठा यूज़ किया जाता है तो फिर आपको हाईली बैलेंस्ड आपका पोर्टफोलियो एक बनता है। उसमें रिस्क भी कम होता है और प्रॉफिट भी, आपका ग्रोथ भी होती रहती है आपकी इनकम की। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई किसी साल बहुत ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली जाए तो फिर ज़रा मसला हो सकता है, लेकिन वो भी अगर आप अपनी मनी जो है उसके अंदर ही रखें तो वो वापस रिकवर कर जाती है। एप्रोप्रिएट फॉर इन्वेस्टर्स हु डू नॉट विश टू टेक एक्सेसिव रिस्क। ये वही चीज़ है कि वो ज़्यादा रिस्क नहीं है इसमें। आल्सो सीकिंग द कैपिटल एप्रिसिएशन, और एट द सेम टाइम आपकी जो मनी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रही है और ज़्यादा रिस्क भी आपको नहीं लेना पड़ रहा। अलमीज़ान की जितनी भी ऑप्शंस होती हैं वो तो एक तो शरिया कंप्लाइंट होती हैं, इस्लाम के असूलों के मुताबिक होती हैं। दूसरा ये एक ओपन एंडेड बैलेंस स्कीम है, जिसका मतलब है कि इसमें आप किसी भी वक्त पैसे डाल सकते हैं और किसी भी वक्त अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। ये वही बात है कि इक्विटी और डेब्ट मार्केट में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रेगुलर इनकम, यानी कि ये दोनों जो प्रॉफिट की बेस पे भी होता रहता है, और दूसरा वो जो स्टॉक्स में भी आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट रहती है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, करंट इनकम बाय क्रिएटिंग बैलेंस पोर्टफोलियो दैट इज इन्वेस्टेड इन बोथ हाई क्वालिटी शरिया कंप्लाइंट इक्विटी। ये सिर्फ उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने अपने आप को इस्लामिक या शरिया कंप्लाइंट डिक्लेयर किया हुआ है। मीज़ान बैलेंस फंड इज़ पाकिस्तान फर्स्ट शरिया कंप्लाइंट ओपन एंड बैलेंस स्कीम। फिर ये वही चीज़ है। अच्छा, ये जब से बना था ना उस वक्त अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसकी अमाउंट 517% बढ़ गई होगी, यानी कि उस वक्त अगर कोई 1 लाख इन्वेस्ट करता तो वो अब 6 लाख से ऊपर उसकी जो है अमाउंट पड़ी हुई होनी थी। ये जिस तरह बताया, इफ़ यू इन्वेस्टेड 100,000 in MBF at the time of launch in December 2004, investment has increased 517% to reach 617,090 rupees as on September 30th 2020। तो इसमें ग्रोथ तो बहुत अच्छी हुई है, और 12.2% जो है वो ईयरली ग्रोथ रेट रहा है, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। ये फिर वही चीज़ वो बता रहे हैं, इक्विटीज़ और डेब्ट मार्केट में करके तो आपकी जो वॉलेटिलिटी होती है ना, वो जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है स्टॉक्स की प्राइस, उसको बैलेंस किया गया है। फिर वही चीज़ के डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करके
को बैलेंस किया गया आपके पोर्टफोलियो को। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं ना 3 से 5-6 साल के लिए, तो उसके लिए बेस्ट है। तो इस फंड में ये जो 30 सितंबर है उस वक्त तक 4.36 बिलियन रुपीज़ लोग डाल चुके थे। ये असल में सारी मनी जो है एक ही पूल में आ जाती है, फिर उसका जो भी प्रॉफिट होता है सब में उनके शेयर के मुताबिक, इन्वेस्टमेंट के शेयर के मुताबिक जो है वो डिवाइड हो जाता है। ये KMI 30 इंडेक्स को फॉलो करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। ये जो है इस्लामिक इंडेक्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, तो ये इसमें जो कंपनीज लिस्टेड है ना उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड इनकम एंड मनी मार्केट स्कीम, ये वही जो डेप्थ वगैरह की मार्केट है उसमें आपके पैसे जाते हैं। अच्छा, इनकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो 5000 है फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जितनी बार मर्जी आप मिनिमम 1000 कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तो ज़ाहिर कर सकते हैं। और फ़ायदा भी तब भी होगा ज़्यादा से, ये मतलब इतने से स्टार्ट कर सकते हैं आप, लेकिन रियल फ़ायदे के लिए तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लॉक इन पीरियड नन। अच्छा, मैनेजमेंट फ़ी ये 2% लेते हैं पर ईयर, ये लेकिन ये पर फर्स्ट ईयर नॉर्मली नहीं होती। फर्स्ट ईयर ये एंट्री लोड होता है। जैसे आप 1 लाख जमा कराएंगे तो 2000 उसमें काट लेंगे 2%, और उसके बाद फिर हर साल 2% करता रहेगा। लेकिन वो आपको फ़ायदा ही इतना हो रहा होता है कि वो फिर वो 2% मैटर नहीं करता। एग्जिट लोड जब आप पैसे निकलवाते हैं तो कोई फ़ीस नहीं कटेगी। तो इसका एक और फ़ायदा इन फंड्स का यही होता है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम होती है उसका 20% या मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक आप अपना जितना भी पेएबल टैक्स है ना उस पर गवर्नमेंट की तरफ से रियायत मिलती है आपको, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी ये लिस्टेड होते हैं। तो इससे ओवरऑल इकॉनमी को ही फ़ायदा हो रहा है। तो उसकी वजह से 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो आपकी होती है उस पर गवर्नमेंट आपको छूट देती है टैक्स की। ये इसका हिस्टोरिक लिखा हुआ है कि किस साल में कितना कितना फ़ायदा हुआ। अब ये नॉर्मली सारा ऊपर ही जा रहा है और इसमें स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे जा रही थी, लेकिन ये 18 और 19 में बहुत ही ड्रास्टिकली स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरी थी। तो उसकी वजह से इन 2 ईयर्स में जो है ये इसकी जो वैल्यू है वो फंड की नीचे गई थी। लेकिन अब आगे जब 40,000 पे पहुंच गई तो 20 में 8%, और इससे आगे तो काफ़ी ज़्यादा वो फ़ायदा होने का के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 40,000 पे पहुंच गई है। ये तो थी हमारी पहली ऑप्शन जो कि अलमीज़ान की तरफ से थी। अच्छा, सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है HPL मल्टी एसेट फंड। ये भी ओपन एंड बैलेंस्ड फंड है, यानी कि ये इसमें किसी भी वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी भी वक्त अपने पैसे निकलवा सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ एंड इनकम, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। अब ये जिन चीज़ों के मतलब मैंने आपको बता दी हैं पहले से, ये अब हम रिपीट नहीं करेंगे। आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर रिस्क अवर्स येट वांट टू अवेल द कैपिटल ग्रोथ इन स्टॉक मार्केट। फिर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 रुपीज़ की है, और सब्सिक्वेंट जितनी दफ़ा भी आपने करनी है वो भी मिनिमम 1000 है। ज़्यादा ज़ाहिर है शुरू में भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। होल्डिंग पीरियड, इसका कोई होल्डिंग पीरियड नहीं है। सुबह आप पैसे डालें, शाम को निकलवा लें, वो उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। टैक्स क्रेडिट इस पर भी मिलता है। फिर कैपिटल गेंस टैक्स जो है ये सब भी उस पर ना जो आपका प्रॉफिट होता है उस पर थोड़ा सा टैक्स कटता है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कटता, ये आपके प्रॉफिट पे कटता है, और ये हर फंड में ही कटता है तकरीबन। इनकैशमेंट 2 to 3 days, अगर आप जब रिक्वेस्ट डालेंगे इनकैशमेंट की तो वो 2-3 दिन बाद आपके उसमें ट्रांसफ़र होगा अकाउंट में। अच्छा, यानी कि सुबह डालें अमाउंट और शाम को रिक्वेस्ट कर दें, लेकिन वो 2-3 दिन लग जाएंगे उसको आपके अकाउंट में आने में। ये वैसे ये 2-3 दिन कहते हैं, लेकिन मेरा जो MCB के साथ तजर्बा हुआ है वो 1 दिन में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। फ्रंट एंड लोड 2%, ये अगेन आप अगर लाख रुपया डालेंगे तो 98,000 आपके उसमें अकाउंट में आएगा। शुरू में 2% वो अपनी फ़ी काट लेते हैं। और इसमें एक अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मुझे वो नहीं नज़र आ रहा, मैनेजमेंट फ़ी नहीं नज़र आ रही, तो मेरे ख्याल में वो मैनेजमेंट फ़ी नहीं होगी। लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जब इन्वेस्ट करें तो बैंक से सारी जो है इन्फॉर्मेशन ले लें। वो डेडिकेटेड अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो देते हैं आपको डिस्कशन वगैरह के लिए, उनसे आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और रिस्क लेवल मीडियम टू हाई, ये नॉर्मली इस बैलेंस फंड का यही होता है। अब हमारे पास जो अगली ऑप्शंस है वो नेशनल बैंक के बैलेंस्ड फंड की है, और वो इसको NBP बैलेंस्ड फंड कहते हैं। ये तो गवर्नमेंट का अदारा है,
और कम्बिनेशन ऑफ कैपिटल ग्रोथ एंड इनकम, अट्रैक्टिव रिटर्न्स, मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये तकरीबन इसमें भी चीज़ें वही हैं, बस ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो नेशनल सेविंग्स वाले वगैरह वाले, उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं ये। और ये भी ओपन एंडेड स्कीम है, इसमें भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो ये फंड जो है आपके लिए बेहतर है। बैलेंस्ड एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑफर्स द अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स टू ग्रो योर सेविंग्स व्हाइल कीपिंग अ मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल। वही बात है कि रिस्क आपको इतना नहीं है, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन 20% टैक्स सेविंग्स, ये टैक्स सेविंग्स सब पे ही है तकरीबन। और इसी तरह फिर वही चीज़, अच्छा इसमें इन्होंने ना थोड़ा सा इसको डिवाइड किया हुआ है ग्रोथ और इनकम यूनिट्स पे। जो ग्रोथ यूनिट्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में जाती हैं, और जो इनकम यूनिट्स हैं वो आपकी जो डेली या ना 6 मंथ की बोर्ड बेस्ड ऑन फंड एक्चुअल एलोकेशन, ये वो चीज़ है, ये जो स्टेट बैंक आपका रोज़ाना का वो सेट करता है ना प्रॉफिट रेट्स, जो कि आजकल 7% तक जा रहे हैं। जो कि इनकम यूनिट्स हैं वो उसमें जाएंगे, और जो ग्रोथ यूनिट्स हैं वो इसमें जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में। तो आप इस लिहाज से जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मिनिमम ग्रोथ यूनिट्स आपको करने पड़ेंगे वो 10,000 रुपये तक हैं, और इसी तरह इनकम यूनिट्स 1 लाख रुपये तक जो है वो आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वैसे बाकी जो फंड्स हैं वो एक ही जगह पे देते हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग करके दिया हुआ है। मैनेजमेंट फ़ी ये भी ले रहे हैं 1.5% पर ईयर। अच्छा ये शुरू में लोड पे ना 3% तक आपका पैसे काटे में, मतलब लाख में से ना 3,000 वो काट लेंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट ना वो आपको एक लाइफ इंश्योरेंस भी देते हैं। इसी तरह अगर आपकी अमाउंट 5 मिलियन से ज़्यादा है तो 1% काटते हैं, और अगर 50 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर वो बिल्कुल कोई अमाउंट नहीं काटते। इसी तरह अगर आप लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते तो फिर सिर्फ 1,000 लाख पे कटेगा 1%, और अगर 50 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर कुछ नहीं कटेगा। डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, ये जैसे ही आप अकाउंट खुलवाएंगे या खुलवाने की बात कर रहे होंगे तो आपको एक असाइन कर दिया जाएगा बंदा। जब भी आपको कोई मुश्किल हो इनसे रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो उसको कॉल करके आप मुझसे फ़ंड्स के बारे में पूछ सकते हैं, और फिर उसके लिहाज से आप दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक दफ़ा आपका अकाउंट ओपन हो गया तो ये आपके पास अवेलेबल रहती है ये ऑप्शन, ये एक ही बंदा होता है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एटीएम कार्ड भी ये देते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप डिफरेंट ट्रांजैक्शंस कर सकें, मनी इन्वेस्ट और विड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शनल लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज अप टू 50 लैक्स, ये यही चीज़ है जो यहाँ पे बताई है। लेकिन इंश्योरेंस के साथ वो जो शुरू में पैसे काटते हैं वो 3% है, और वैसे 1% है। अब हम जाते हैं अपने चौथे ऑप्शन की तरफ, जो कि बैंक अल हबीब की तरफ से है। और अच्छा इसमें इन्होंने ना बड़े इंटरेस्टिंगली इसका वो बताया हुआ भी है कि क्यों मुख्तलिफ उस चीज़ों में मनी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग ऑल योर मनी इन स्टॉक मार्केट कैन बी रिस्की ड्यू टू वॉलेटिलिटी ऑफ इक्विटीज़, यानी कि सारा कुछ आप अगर स्टॉक्स में डाल देंगे तो वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो कभी बहुत नीचे भी चले जाते हैं। और रिटर्न्स फ्रॉम द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट डू नॉट गिव द इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स। और डेब्ट मार्केट में अगर आप सेफ डालते हैं, यानी कि वो जो इंटरेस्ट होता है या प्रॉफिट होता है, तो उसमें अगर आप डालते हैं तो आपको ईयर का रिटर्न इतना नहीं मिलता जितना आपकी इन्फ्लेशन हो जाती है। तो ओवरऑल फिर नेट आपका उतने ही रहते हैं पैसे, बस आपकी वैल्यू नहीं खो रही होती मनी, लेकिन बस उधर ही रहता है। तो जब ये दोनों को मिला के करते हैं तो फिर वो एक दूसरे के अगेंस्ट बैलेंस हो जाता है और आपकी तरह ग्रोथ होती है। अवर फर्स्ट अल हबीब एलोकेशन फंड is a fund which aims to provide investors with diversified portfolio of investment across the various asset classes to provide you the best returns and with low volatility, capital growth and risk adjusted high returns from the diversification of investment portfolio as per market outlooks. Open end asset allocation scheme, ये भी वही चीज़ है कि ओपन एंड है, किसी भी वक्त पैसे इन्वेस्ट करें, किसी भी वक्त निकलवाएं, आपकी मर्जी है। ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर बैक्ड बाय रिग्रेस इन डेप्थ रिसर्च एंड स्क्रीन। ऐसे ये आपने तो इन्वेस्ट कर दिया ना फंड में, इन्होंने आगे जो इन्वेस्ट किया होता है करना होता है वो फिर खुद जो है वो डिटेल्ड रिसर्च करके
और फिर आगे आपकी पैसे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि नुकसान का खदशा या उसका चांस कम से कम हो। लिक्विडिटी रिडीमेबल एनी बिजनेस डे, यानी कि आप किसी भी दिन अपने पैसे वापस कर सकते हैं, ले सकते हैं। पोटेंशियल टू बीट द इन्फ्लेशन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, यानी कि आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो उससे ज़्यादा ही आपको रिटर्न मिलेगा। एक्सपोजर टू इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्ट एज लो एज 1000 रुपीज़, इनकी भी 1000 रुपीज़ से शुरू हो रही है वैसे मिनिमम। और इसके अलावा टैक्स की जो बचत है, वो जो टैक्स सेविंग है वो इसमें भी है। MCB की तरफ से पाकिस्तान कैपिटल मार्केट फंड ओपन एंड एलोकेशन फंड, ये अब आपको मेरे ख्याल है अब 5वीं दफ़ा बताने की ज़रूरत नहीं है इसका क्या मतलब है। अच्छा, इन्होंने अपने लिए ना एक रूल बना लिया कि आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मिनिमम 60% ऑफ नेट एसेट्स शैल रिमेन इन्वेस्टेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज आर सिक्योरिटीज फॉर विच लिस्टिंग एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय अ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि वो 60% तो मिनिमम उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना ही करना है। और एक और दूसरा रूल उन्होंने ये बनाया कि 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जो है ना गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में या गवर्नमेंट की किसी चीज़ में नहीं इन्वेस्ट करना उन्होंने। अच्छा, फंड विल सीक टू रियलाइज वैल्यू इन इट्स इंस्ट्रूमेंट्स बाय ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज, टेकिंग एडवांटेज ऑफ arbitrage opportunities, taking advantage of mispriced various assets, taking opportunistic exposure in various securities to take advantage of trends and business cycles। तो इसका ओवरऑल मतलब यही है कि वो मार्केट में ना उनके बंदे चेक करते रहते हैं कि कौन सी एसेट्स या कौन सी जगह पे ना एक तो अपॉर्चुनिटी है, दूसरा कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ओरिजिनली वैल्यू ज़्यादा है लेकिन फ़िलहाल वो अंडर प्राइस्ड हैं, फ़िलहाल वो कम वैल्यू पे ही चल रही हैं, तो उसकी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इनके मुताबिक। ओपन एंड बैलेंस स्कीम, इक्विटीज़ एंड डेब्ट्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है फंड। तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो 100 इंडेक्स है उसको फॉलो करता है। दूसरा वो जो होते हैं ना स्टेट बैंक के सेट किए हुए इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि ये पैसे डेब्ट मार्केट में भी जाते हैं तो उस इन दोनों चीज़ों से इन लाइन होते हैं इसकी रिटर्न्स जो होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो जेएस फंड ऑफ फंड्स है। ये अब जेएस बैंक ने ना कुछ इक्विटी फंड्स थे इनके, कुछ मनी मार्केट फंड थे, तो इन्होंने डायरेक्टली इस फंड के थ्रू इक्विटी और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय ना अपने उन दोनों फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया और उसके जो रिटर्न्स है वो फिर वापस इस में आ जाते हैं। ये भी बैलेंस्ड फंड ही, लेकिन इन्होंने अप्रोच डिफरेंट उठाई। एक और इक्विटी फंड उठा लिया है और एक जो है वो दूसरा फंड उठा लिया है मनी मार्केट का, और उसमें दोनों में इन्वेस्ट कर दिया और उसकी जो रिटर्न्स है फिर वो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो बैलेंस कर देते हैं। तो ऑफर्स द investors long-term capital growth, prudent investment management and diversification across asset managers and asset classes। अच्छा, इसके बेनिफिट्स भी वही हैं, attractive risk adjusted returns, medium to long term wealth creation solution, diversified portfolio funds, फिर easy investment and withdrawal, no minimum holding period, online portal facility। और इसमें इसके अलावा इन्होंने जो इसके रिटर्न्स वगैरह हैं उसकी डिटेल्स नहीं दी हुई, और इन्होंने 2 ऑप्शन दिए, एक तो फंड ऑफ फंड्स है, एक इस्लामिक वर्जन भी इसका दिया है कि कोई बिल्कुल शरिया कंप्लाइंट लेना चाहता है ना, कि बिल्कुल मेक श्योर करे कि हर चीज़ जो है वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हो, तो फिर ये जेएस इस्लामिक हाइब्रिड फंड ऑफ फंड्स जो है ये अवेलेबल है। दिस वन ऑफर्स इन्वेस्टर्स सेवरल प्लान्स टू मैच देयर इन्वेस्टमेंट नीड्स विद देयर डिफरेंट रिटर्न रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, इसमें ना इन्होंने डिफरेंट किस्म के फंड्स दे दिए। फंड ऑफ फंड्स में ना कुछ उसमें इनकम अलग फोकस्ड हैं, कुछ दूसरे इक्विटी फोकस्ड हैं, यानी कि स्टॉक्स में या इनकम में जाएंगे, लेकिन हमने सिर्फ बैलेंस्ड वालों को देखना है। इसमें एक मुस्तहकम फंड है जो कि इनकम को प्रेफर करता है, यानी कि इनकम वाली साइड पे ना जो आपकी मनी मार्केट है जिसमें इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट वाली साइड पे इसका ज़्यादा पोर्शन आपकी मनी का होगा, लेकिन स्टॉक्स में भी होगा। और ये इक्विटी को प्रेफर करता है
मुफीद वाला, जिसमें स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी जाएगी, लेकिन स्टिल वो मनी मार्केट या आपकी जो इंटरेस्ट वाली साइड है उस पर भी जाएगी। लेकिन ये जो इंटरेस्ट भी है वो ये इस्लामिक इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो फिर इस्लामिक असूलों के मुताबिक ही होगा, ये वो फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होगा। इसमें बेनिफिट्स फिर वही ईजी टू अंडरस्टैंड, अ प्लान टू सूट योर नीड्स, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फंड्स, इजी इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल एंड ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी। तो ये थे वो 7 बैलेंस फंड्स के ऑप्शन। आए अब वापस वीडियो के क्लोजर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि एक और वीडियो भी अभी इमीडिएटली नेक्स्ट तो नहीं होगी, लेकिन आने वाली वीडियोस में एक और वीडियो मैं बनाऊँगा म्यूचुअल फंड्स पे, जो है इक्विटी रिलेटेड फंड्स के बारे में। उसमें इक्विटी रिलेटेड फंड्स क्या होते हैं और वो कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उससे भी फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, अब आपने ऑप्शंस तो मुख्तलिफ देख ही लिए होंगे। ये सारे पाकिस्तान के जितने भी मशहूर बैंक हैं उनकी तरफ से हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई बैंक आपके पैसे लेके दौड़ सकता है इस तरह। ये सारे मतलब नॉन बैंक है। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस थी छोटी जिनके ये हैं, ना मैंने उनके साथ कभी इन्वेस्ट किया, ना मुझे उनकी डिटेल ज़्यादा पता है, तो फिर मैंने उसको मेंशन करना भी इधर मुनासिब नहीं समझा। हाँ, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ एक साइड पे। लेकिन इनमें से ये मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूँ कि आप इसमें से जिस बैंक में आपका या आपके किसी रिश्तेदार का मतलब फैमिली में किसी का अकाउंट है, उसी के साथ आप जा सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से ऑप्शन की तरफ हम जाए। हाँ, लेकिन अक्सर इन वीडियोस को बनाने के बाद मेरे से भी पूछते हैं लोग कि अच्छा तुमने ये ऑप्शंस तो सारे बता दिए, लेकिन ख़ुद किस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। तो अगर इन सब में से आप आज की वीडियो में से आप मेरे से पूछें तो मैं किसी इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। तो वो 2-3 ही थी। एक एमसीबी ऑफ़र कर रहा था, एक मीज़ान बैंक ऑफ़र कर रहा था, और एक और शायद जैसे कोई और बैंक था। तो वो ये जब आपने देखा होगा आपको नज़र आ गई होंगी वो सारी ऑप्शन। तो अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा जो ज़्यादातर अकाउंट है वो इसके साथ है, मीज़ान बैंक के साथ, और दूसरा एमसीबी के साथ भी मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है मेरा एमसीबी के साथ है। तो शायद मैं इन दोनों में से किसी के इस्लामिक बैलेंस फंड ऑप्शन में इन्वेस्ट कर दूंगा। वो भी उनकी जो हिस्टोरिक डिटेल्स हैं वो भी थोड़ी मिलती जुलती थी, लेकिन फिर दोबारा रिसर्च करके। तो आप भी अगर इनमें से किसी में या किसी तीसरे बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये देख लें कि उनको पिछले सालों में कितना प्रॉफिट हुआ है। हाँ, लेकिन सबसे आखिर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जस्ट मेरे कहने पे या बताने पे आप इन्वेस्ट ना कर दें। आप इस चीज़ को पूरा 100% समझें कि बैलेंस फंड्स क्या होते हैं। इसमें आप ऑनलाइन और रिसर्च करें, और उसके अलावा हर जिस ऑप्शन को भी आप चूज़ करें या जो भी 1-2 बैंक आप शॉर्ट लिस्ट करें, तो उसमें भी स्पेशल आप जब इन्वेस्टमेंट करने लगें तो उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठ के पूरी डिटेल उनसे लें। कोई हिडन चार्जेस नहीं है ये वो, या फिर उनसे पूछें कि ये आपकी वेबसाइट पे तो ये डिटेल्स लिखी हुई हैं, इसके अलावा तो कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। नॉर्मली होते नहीं है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए आप हर चीज़ को समझ लें और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मैं इसी तरह आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मेरी नॉर्मली कोशिश ये होती है कि वीडियो को जितना छोटा रख के आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे सकूँ। तो फिर भी अब इस तरह की वीडियोस तो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स वैसे ही मेरे ख्याल है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत हो गया, किसी और यूट्यूबर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। So thanks for watching this video. See ya.